फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास का 3rd चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम था अणु और परमाणु, एटम ऑन एंड मॉलिक्यूल, जिसमें से हमने परमाणु को पूरा पढ़ लिया था, फिनिश कर लिया था। आज की वीडियो में हम अणु के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं या तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का सर्वप्रथम बिंदु है अणु। अणु क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। या फिर सरल भाषा में कहें कि तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, वही आपका अणु कहलाता है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसी अणु का निर्माण करते हैं या आयन का निर्माण करते हैं, जो काफ़ी सारे अणु या आयन मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। उसका कारण यह है कि वह अति सूक्ष्म होता है। इसीलिए मैंने बताया था कि वो इतना छोटा होता है कि उसको नगण्य माना जा सकता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। आगे तत्वों के अणु के बारे में जानेंगे। तत्वों के अणु क्या होते हैं? किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। अनेक तत्वों के अणु उस तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणतः यह मान सकते हैं कि ऑक्सीजन के अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे दो परमाणु अणु भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ और भी हैं, जैसे आर्गन। आर्गन एक परमाणुक है, और सोडियम वह भी एक परमाणुक है। आयरन यह भी एक परमाणुक है। कॉपर यह भी एक परमाणुक है। जिनमें दो अणु होते हैं वह उन्हें द्विपरमाणुक कहते हैं, और जिनमें एक अणु होता है वह एक परमाणुक कहते हैं। जिसमें दो से अधिक अणु होते हैं उन्हें बहुपरमाणुक कहते हैं। जैसे दो परमाणुक के और भी कई सारे उदाहरण हैं। ऑक्सीजन है, आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। इनको देखा भी होगा आपने सिंबल के, इन्हें O2, H2 या फिर N2 करके लिखा जाता है। आगे चलें तो आपके बहुपरमाणुक हैं। एल्युमिनियम है आपका, तो वह बहुपरमाणुक में आता है। और आगे में हम पढ़ेंगे यौगिक के अणु, परमाणुकता, ये सब पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परमाणुकता के बारे में। ये परमाणुकता क्या होती है? परमाणुकता, एक मिनट। आइए अब जानते हैं कि आयन क्या होता है। आयन के बारे में जान लेते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिन पर नेट आवेश होता है। यह आवेश धनात्मक या ऋणात्मक दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जो आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन। धनावेशित आयन को धनायन या कैशन कहते हैं, इंग्लिश में धनायन को कैशन कहा जाता है, तथा ऋणात्मक आयन को ऋणायन या फिर इंग्लिश में बोलें तो एनियन बोला जाता है, एनियन कहते हैं। तो आयन कौन से होते हैं? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं? आवेशित कणों से। तो इन आवेशित कणों को ही आयन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी, इसमें दिखाया है या नहीं,
यहाँ पर ये भी दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ से शायद आपको समझ में ना आए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा देखा होगा कहीं भी NaCl, NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। वो होता है हमारा खाने का यूज़ करने वाला नमक, उसका वह सूत्र होता है। तो Na जो होता है, सोडियम जो होता है, वह धनायन होता है, और क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है वह आपका ऋणायन होता है। वह दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके एक यौगिक बनता है। उस यौगिक का नाम क्या निकल के आया कि सोडियम क्लोराइड, लेकिन उसका आम बोलचाल की भाषा में नाम रखा गया नमक। ऐसे ही आप और भी सोच रहे होंगे कि और क्या हो सकता है। तो आपने देखा होगा MgSO4, जो भी आपका यौगिक बना होता है वह धनायन और ऋणायन से मिलकर ही बना होता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या है आपका। आगे है सरल यौगिक सूत्र। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सरल यौगिक सूत्र, इन्हें रासायनिक सूत्रों का लिखना भी कहते हैं। यौगिकों के रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें तत्वों के प्रतीक और उसके संयोजकता ज्ञात होना आवश्यक है। मान लीजिए जब तक आपको किसी चीज़ का नाम या किसी का जो कोड वर्ड है वह नहीं पता होगा तो आप कैसे बताएंगे, कैसे बुलाएंगे किसी व्यक्ति को। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम या फिर आपको कोई कोड वर्ड उसका जो भी दिया हुआ है वह नहीं पता, तो आप वह दूर व्यक्ति खड़े को नहीं बुला सकते। तो इसी प्रकार जब यौगिकों का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें तत्वों के प्रतीक और उसकी संयोजक क्षमता जो होती है, संयोजकता होती है, ज्ञात होना बहुत जरूरी होती है। जब एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ मिलते हैं तो रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसीलिए हर एक तत्व का जो भी है आपके उनका जो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए तत्वों के प्रतीक का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर हमें यहाँ से हमें पता नहीं किसको क्या लिखा जाता है। तो अभी आगे का चैप्टर में आएगा, अभी आपको पता चलेगा कि तत्वों का वर्गीकरण, या फिर एक और चैप्टर है कि आवर्त सारणी नाम से। तो उसमें आपको सारा क्लियर पूरा समझ में आ जाएगा कि वह क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी जगह पे कौन सा है, उसकी संयोजकता कितनी है, और काफ़ी चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पढ़ने में मिलेंगी। बस ये है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सारा कुछ क्लियर करवा दूंगा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सरल यौगिकों के सूत्र होते क्या हैं, कैसे निर्माण होता है। तो दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों का द्वैंगिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको दो चीज़ें दी हुई हैं जिनकी संयोजकता एक है, दोनों की संयोजकता एक एक है। जैसे मान लीजिए आप सर्वप्रथम जो सबसे पहला जो आपका वो है तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन, उसको H से लिखते हैं, केवल H से। और दूसरा हम ले लेते हैं मान लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है Cl। दोनों का एक का धनायन होता है और एक का ऋणायन। जो आपका हाइड्रोजन है उसको धनायन, क्लोरीन है उसको ऋणायन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि धनायन और ऋणायन मिलकर ही किसी यौगिक का निर्माण करेंगे। तो H प्लस Cl, अब जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की संयोजकता एक एक है, तो H प्लस Cl क्या मिलकर बनेगा, HCl। जैसे यहाँ पर यह दिखाया गया है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही आपको यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पर H, हम जब हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखते हैं तो HS नहीं लिखते, H2S लिखते हैं। तो H का प्रतीक क्या है, तत्व प्रतीक क्या है, H हाइड्रोजन का, और सल्फाइड का क्या है, S। संयोजकता S की एक है, H की दो है, तो इसको लिखा जाएगा H2S। संयोजकता S की दो है और हाइड्रोजन की एक। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि H2S कैसे हो गया, वहां तो HCl था केवल। तो जो संयोजकता होती है, तो जो आपका प्रतिद्वंदी होता है, जैसे सामने वाला जो दूसरा वाला प्रतीक है उसकी जो संयोजकता है वो प्रथम वाले तत्व के नीचे आ जाएगी, और जो आपके पहले वाले तत्व की है वो दूसरे वाले तत्व के नीचे आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए H की संयोजकता S है तो वह S के साथ चली जाएगी,
और S की संयोजकता 2 है तो वह H के साथ चली जाएगी। आइए और जान लेते हैं आगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें कार्बन की संयोजकता केवल 1 है और क्लोरीन की संयोजकता 4 है। तो जो कार्बन की संयोजकता है वह क्लोरीन के साथ जाएगी और जो कार्बन की संयोजकता है वह क्लोरीन के साथ। तो इसलिए हमारा सूत्र क्या बना, CCl4। और बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आपका दूसरा है, ये दिया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है और एल्युमिनियम का प्रतीक क्या है, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि एल्युमिनियम का प्रतीक है Al। एल्युमिनियम का प्रतीक है Al, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का प्रतीक है O। तो अभी मैंने बताया कि O2 लिखा जाता है, वह द्विपरमाणुक होता है। और एल्युमिनियम मैंने बताया था कि बहुपरमाणुक होता है, यह भी आपको अभी पीछे बताया था। तो अब एल्युमिनियम का संयोजकता कितनी है, +3। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, -2। अभी तो मैंने बताया आपको कि ऋणायन और धनायन मिलकर ही यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की देखिए +3 है और ऑक्सीजन की -2, तो आपको प्लस माइनस मिल गया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है तो वह O के साथ जाएगी और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो वह एल्युमिनियम के साथ जाएगी। तो अभी आपका सूत्र क्या बनेगा, तो Al2O3 बन जाएगा। और देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो उनके प्रतीक देखिए, पहले तो प्रतीक क्या क्या है, Ca कैल्शियम का और ऑक्सीजन का O का अभी मैंने बताया कि -2 होता है, लेकिन कैल्शियम का +2 आवेश होता है। उस पर आवेश कितना होता है, संयोजकता कितनी होती है उसकी, +2 और ऑक्सीजन की -2। तो अब हम जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो अब में इसमें 2 है, तो इसमें मैथ की तरह नहीं है कि 2 से 2 कट जाए या जुड़ के खत्म हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ऋणायन धनायन है तो दोनों एक दूसरे के इधर उधर चली जाएंगी। जैसे जो Ca वाली है वह -2 वाले के पास चली जाएगी, जो O वाली है +2 एक दूसरे के विपरीत चली जाएंगी। तो देखो आगे चल के क्या बना, Ca2O2 यह बना, किंतु हम इसे CaO ही लिखते हैं केवल। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें दोनों 2 का भाग जा रहा है, काटते नहीं है हम इसे, केवल 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इसके 2 अणु निकल के आ रहे हैं, इसको एक में हम हटा दिया जाता है। और आप आगे भी देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे Na को हम बोलते हैं सोडियम, इसका एक्चुअल में नाम है नेट्रियम, जो अलग वर्ड है, जो अलग दूसरी जगह से लिया हुआ है, वो इंग्लिश का शब्द नहीं है नेट्रियम। तो उसका जो मैंने अभी आपको पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से, मैंने कहा जो भी तत्व है जहाँ से सर्वप्रथम मिला, कई बार तो उस शहरों के नाम से ही या फिर उस जगह के नाम से ही उसे जाना जाने लगा, उसका नाम उसी के नाम पर रख दिया। या फिर अलग लैंग्वेज में, किसी दूसरी लैंग्वेज में, लैटिन में, फ्रेंच में, या फिर किसी और भी लैंग्वेज में जिस से भी और भी तत्वों को उस नाम से मिला है, वहाँ से नाम मिला है उस लैंग्वेज से। तो एक नेट्रियम है उसका नाम एक्चुअल, तो इसे हम वैसे इंग्लिश में बोलते हैं सोडियम, वैसे इसका एक्चुअल नाम है नेट्रियम, इस वजह से इसका प्रतीक हो गया Na। और दूसरा है NO3। अब इनका हम देखें आवेश कितना दिया हुआ है, तो आवेश देखिए, एक का ऋणायन -1 है और एक का धनायन +1 है। तो दोनों के ऊपर -1 और +1 है, हम एक को कभी प्रदर्शित करते ही नहीं, क्योंकि एक को लिखें ना लिखें बराबर वाली बात होती है। आपने जैसे देखा होगा कि हम एक का किसी भी संख्या में भाग दे दें तो उस पर कोई अंतर नहीं आने वाला। और जैसे आपका लिखा होगा, आपने बीजगणित में पढ़ा भी होगा, तो आपने देखा होगा कि हम ऐसे तो नहीं लिखते ना, x² लिखते हैं केवल, तो ऐसे तो नहीं लिखते ना 1 × x², नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता होता है कि वो एक ही है। इसी वजह से इस सूत्र में भी ऐसे हम कभी नहीं लिखते। तो यहाँ पर इन सबको मिला के क्या बन गया, NaNO3। मुझे लगता है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।
तो और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे कृपया करके प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। यह आपके जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी सारे सवाल भी पूछे जाते हैं और जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा करके मोल संकल्पना, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और ये काफ़ी पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। सॉरी। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे आप मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर हम पानी को मान लेते हैं, तो पानी का हम आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो जो हमारी जो तत्व की आवर्त सारणी है उसमें सारे के सारे जो आपके तत्व हैं उनको नंबर वाइज, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्रमानुसार सबको रखा गया है। तो उनका जो एटॉमिक नंबर होता है उसी हिसाब से सबका एक द्रव्यमान भी सेट किया हुआ होता है, सबका द्रव्यमान भी एक निश्चित रहता है। तो हम पानी का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए हाइड्रोजन, उसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी एक ही है। जैसे हाँ, यहाँ पर ये दिया हुआ भी है। हाँ, जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ये पहला वाला जो दिया हुआ है। तो H जो होती है वह आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर होती है, पहले पर, उसका द्रव्यमान भी जो होता है वह एक ही होता है। लेकिन जो आपका ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक 8वां है, यानी कि वो 8वें नंबर पर है, लेकिन उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वह कौन से स्थान, उसका कितना है? वह 16 है, यानी कि वो 16 है, 16 है। अब हम उसका द्रव्यमान निकालेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं हम इसमें पहले यह देखेंगे। तो पानी को क्या लिखा जाता है? H2O। तो यहाँ पर H के कितने परमाणु हैं? कितने परमाणु को लिखा गया है? 2, H2, यानी कि 2 परमाणु हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि सरल यौगिकों के सूत्र कैसे लिखते हैं। तो H की संयोजकता तो 1 है और O की संयोजकता 2 है, तो इन दोनों को मिलके बना क्या? H2O। लेकिन एक्चुअल में वह था क्या? H प्लस का 1 था और O माइनस का 2 था। तो जो दोनों को मिलके बना H2O, संयोजकता क्रॉस पे जाती है ना, अभी तो मैंने आपको पीछे बताया। जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है कि जैसे मान लीजिए यह H है, यह H है। एक मिनट, मान लीजिए इस वाले में यहाँ पर H है प्लस यहाँ पर O है, तो H की संयोजकता कितनी होती है? +1। O की होती है -2। तो इन दोनों को क्रॉस में करेंगे तो यहाँ H2 हो जाएगा और ये इसको क्रॉस में करेंगे तो इसकी ये वाली क्रॉस वाली संयोजकता O के पास चली जाएगी। तो यह क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा H2O। अब H2O, हमारे पास H के कितने परमाणु हो गए? 2। तो हमारे पास हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1, लेकिन हमारे पास उसके परमाणु कितने हैं? 2। तो 2 का हम कर देंगे गुणा। अब O के कितने परमाणु हैं? हमारे पास केवल 1 है, लेकिन उसका द्रव्यमान कितना है? 16। तो 2 इंटू 1 प्लस 16। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट निकल के आएगा आपके पास, हमारे पास 18। तो इसका एटॉमिक जो आणविक द्रव्यमान हो गया, वह कितना निकल के आया? टोटल 18 यूनिट। इसको यूनिट में लिखा जाता है, यू बोला जाता है इसे। अब हम इसी तरह आपका HNO3 का निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए HNO3 का कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने बताया कि H जो है आपका, उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1। और उसमें अणु कितने हैं HNO3 में आपके? HNO3 में 1 अणु है, तो 1 प्लस, अब N कितने अणु हैं? N भी साहब एक ही परमाणु है, एक
N भी एक ही परमाणु है। उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान 14 होता है, प्लस O3। अब O के कितने परमाणु हमारे पास? 3 परमाणु हैं, लेकिन O का द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब केवल एक अणु का 16 है, तो एक अणु परमाणु का कितना है द्रव्यमान? 16। तो 3 का कितना हो जाएगा? तो 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 और 14 कितना हो जाएगा? 15, और 16 तिया 48। 48 और 15 कितने हो जाएंगे? आप जब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 63। यहाँ पर भी यह दिया हुआ है, यही आप यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया गया है आपकी किताब के अंदर भी। अब मान लीजिए आप और भी कई सारे ऐसे जो भी हैं, HCl आपका जो भी होगा, जो भी दिया जाएगा, वह आप बड़ी आसानी से आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, बशर्ते बस आपको 2 चीज़ें जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको तत्व है, उसके लिए आवर्त सारणी बहुत जरूरी पढ़नी पड़ेगी। तो अभी आगे चैप्टर आएगा आवर्त सारणी, अगर नहीं भी होगा तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल तत्वों के बारे में ही और तत्वों के वर्गीकरण और उसकी आवर्त सारणी के बारे में ही बताने वाला हूँ। पूरा पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? सूत्र इकाई द्रव्यमान, उसमें यही बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं है खास। चलिए आगे है मोल संकल्पना। जी, ये बहुत पूछा जाता है, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो बहुत पूछा जाता है। मोल संकल्पना काफ़ी पूछी जाती है। अब पहले हम मोल संकल्पना के बारे में जान लेते हैं कि वह आखिरकार होता क्या है, मोल क्या होता है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मोल क्या होता है। बस आप ये समझिए, आपने कई बार प्रतीक जरूर पढ़े होंगे, जैसे प्रतीक ये नहीं, और भी कई सारे प्रतीक होते हैं। जैसे हम मानते हैं मात्रक बोलते हैं लैंग्वेज में। जैसे दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, यह सब होते हैं। आपका टाइम का मात्रक क्या होता है? टाइम का जी सेकंड होता है, घंटा होता है, पल्स होता है। अब ऐसे ही और क्या मापते हैं हम? लाइट को नापते हैं, जैसे जो आपका विद्युत धारा होती है उसको एम्पियर में नापते हैं। ऐसे ही मोल केवल एक आपका क्या है? नापने का मात्रक है। मोल क्या है? मात्रक है क्या चीज ये? मोल एक मात्रक है, किसी चीज को गिनने का, किसी चीज को गिनने का। अब वह क्या है, गिनते किस चीज को हैं, वह हम सब अभी आगे जानेंगे। क्या चीज गिना जाता है? जैसे आपने देखा होगा कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। लेकिन उसका जो मात्रक है 12 का, वह क्या है? हम उसे क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में? 1 दर्जन। 12 केले नहीं बोलते, हम बोल देते हैं उसे 1 दर्जन। या फिर आपने देखा होगा कि जो दर्जन होता है, दर्जन के भी हम मान लीजिए 12 केलों का 1 दर्जन होता है, लेकिन 12 दर्जन केले हो जाएं तो वह कितने हो जाएंगे? 12 × 12 वह हो जाएंगे 144। तो उसको क्या कहा जाता है? 144 को बोलते हैं 1 ग्रुस या फिर 1 ग्रॉस। यह बोलते हैं 1 ग्रुस या फिर 1 ग्रॉस। तो ऐसे ही मोल भी एक हमारा मात्रक है। किसका मात्रक है ये हम जान लेते हैं अभी। तो मोल संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाण्विक द्रव्यमान को 1 मोल कहा जाता है। यानी कि जो मोल संकल्पना होती है उसके अनुसार किसी परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाण्विक, यानी कि 1 ग्राम में कितने परमाण्विक द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, उसके मोल कहा जाता है। और 1 मोल में कितने अणु या परमाणु होते हैं? केवल 1 मोल में। हम उन्हें मान लीजिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितना गिन सकते हैं। कितना गिन सकते हैं आप? मान लीजिए हम 1000 गिन सकते हैं, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है ना, वह आपके संकल्पना से बहुत परे है। इतनी बड़ी संख्या है, यानी कि 1 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं, अणु नहीं परमाणु होते हैं, इतने परमाणु होते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आपको ये संख्या दिख रही होगी 6.02214076 × 10⁻23। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। ज़्यादातर जो हमारा यूज़ होने वाला है वह है 6.022 × 10⁻23। यानी कि 1 ग्राम मोल में, केवल 1 मोल में इतना होता है। सोचिए कितने परमाणु होंगे।
और जो पदार्थ बना हुआ होता है कोई भी चीज़, कोई भी तत्व या पदार्थ बना होता है, वह कितने सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब आप ये 1 ग्राम में इतना होता है, तो सोचिए किसी में 1 किलो वेट है तो उसमें कितना होगा। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको हम 6.022 इंटू 10⁻23 या फिर हिंदी में कहें तो 6.022 गुणा 10⁻23 यह संख्या एक नियत है, स्थिरांक है, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं या अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, अवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन ए, एन कैपिटल उसके नीचे ए लिखा जाता है छोटा सा, तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन ए से। अवोगाद्रो संख्या जो स्थिरांक है या इसका नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडिवो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। सम्मान तो आप समझते ही होंगे, उनकी याद में रखा गया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह बहुत महान वैज्ञानिक थे, तो उनके नाम पर यह जो है अवोगाद्रो स्थिरांक का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। ऐसे ही क्योंकि किसके सम्मान में रखा गया है वो आप सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में वह उसको नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। ऐसे ही एक द्वीप का नाम अभी एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया। रोडों के नाम भी ऐसे ही रखे जाते हैं कि कलाम रोड या गांधी रोड, नेहरू रोड, ऐसे करके उनके सम्मान में कोई चीज़ देना वह होता है। अवोगाद्रो स्थिरांक किसके नाम पर है, इतालवी, इटली के एक वैज्ञानिक थे, उन्हें इतालवी वैज्ञानिक कहते थे। उनका नाम क्या है, एमिडिवो अवोगाद्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम काउंट कैसे करेंगे। एक मोल का अर्थ किसी चीज़ का काउंट करना होता है। अभी तो मैंने आपको समझाया यही कि एक मोल का अर्थ किसी चीज़ का काउंट करना होता है या किसी चीज़ में उपस्थित अणु या परमाणुओं को संख्या को गिनना। यह भी हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ में उपस्थित अणु या परमाणुओं को संख्या को गिनना ही एक मोल कह सकते हैं। अब एक मोल में कितना होता है यह मैंने बताया आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। अब आगे बढ़ते हैं हम, जैसे मोलों की संख्या निकालते कैसे हैं, आखिरकार क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम सर्वप्रथम हमें क्या आना चाहिए, उनका एटॉमिक मास जरूर पता होना चाहिए। अब एटॉमिक मास हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसीलिए अभी हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते और वह आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही आपको आणविक द्रव्यमान पता चलेगा, जो तत्वों का द्रव्यमान भार पता चलेगा, वैसे ही आपको आणविक द्रव्यमान का तरीका तो पता चल गया कि ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने अभी बताया H2O का बताया, NaCl का बताया, Al2 का बताया, Al2O3 का बताया। तो ऐसे ही हम सबका निकाल सकते हैं, बशर्ते क्या है उसके लिए हमें पता होना क्या जरूरत है, उसका परमाणु द्रव्यमान। उसी प्रकार अब हम कैसे निकालेंगे किसी चीज़ को, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है आपका ये पहला वाला कि 52 ग्राम हीलियम में द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। अब मोल कैसे निकालेंगे, तो हमें पता होता है, हमें यहाँ पर दो चीज़ें पता है। आपका क्या पता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और उसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वह होता है 4। एक चीज़ हमें पता चलेगा परमाणु द्रव्यमान, और एक हमें पता है पहले से ही कि दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, तो 52 ग्राम दिया हुआ है। अब मोलों की संख्या निकालनी है तो सीधा सीधा उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है N बराबर M/M। यहाँ N क्या है, N है मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान होता है स्मॉल m, और जो मोलर द्रव्यमान होता है वह होता है कैपिटल M। तो वह यहाँ पर दर्शाया गया है। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 52, और जो मोलर द्रव्यमान है हमारा जो निकाला है हमने आणविक द्रव्यमान जिसे कहते हैं वह है 4। अब 4 को डिवाइड करेंगे 52 से तो वो कितना निकल के आएगा आपका 13, यानी कि 13 अणु निकल के आ गए। मोलों की संख्या कितनी हो गई 13।
अब दूसरा जो दिया हुआ है आपके लिए सवाल वह है कि 12.044 गुणा 10 की पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, इनमें कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना है कि मोल कितने होंगे। अब क्या है, अब दूसरा एक और हमारे पास सूत्र होता है जो होता है n बराबर कैपिटल N बटे Na मैंने बताया आपको क्या होता है, Na अवोगाद्रो संख्या होता है। n क्या होता है, कैपिटल N जो होता है जो दिया गया कण होता है, कणों की संख्या दी हुई होती है। जैसे हमारे पास अभी ऊपर इस सवाल में दिया गया था 12.044 गुणा 10 की पावर 23, और हमें निकालना क्या है कि जी मोलों की संख्या निकालनी है, कितने मोल हैं उसमें। तो स्मॉल n निकालना है, कैपिटल N हमें दिया हुआ है और अवोगाद्रो संख्या n हमें पहले से पता होता है, तो बस रख दीजिए सूत्र में, निकल आएगा आपका। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 12.044 गुणा 10 की पावर 23, और हम अवोगाद्रो संख्या जो होती है उसका पता ही हमें कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब 23 से 10 टू द पावर 23 से 20 टू द पावर 23 फिनिश हो गया। अब 6.022 का भाग हम 12.044 में करेंगे तो यह कट के कितना आ जाएगा, दो निकल के। तो हमारी जो कणों की मोलों की संख्या कितनी आ गई निकल के, 2 निकल के आ गई ये। तो ऐसे ही हम कितना का भी किसी का भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए माना है कि यहाँ पर पूछा गया है कि 0.5 मोल N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस, मैंने अभी आपको बताया N2 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये द्विपरमाणुक है, तो उसका जो सिंबल है उसका नीचे लिखा हुआ है कि 2 यानी कि ये द्विपरमाणुक है। तो N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान कैसे निकालना है उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला तो एक ही है सबका लगभग n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M, इसी से निकलेगा ये भी। तो उसका पूछा क्या है, द्रव्यमान, सॉरी क्या पूछा है, मोल से हाँ अणु के मोल से द्रव्यमान पूछा है। तो n बराबर m बटे कैपिटल M। अब हमें दिया क्या हुआ है 0.5 मोल दिया हुआ है और स्मॉल m पूछा है। कैपिटल M की वैल्यू हमें पता होता है, n हमें दिया हुआ है, तो स्मॉल m की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा n इंटू कैपिटल M। कैपिटल M की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है 6.022 गुणा कितना दिया हुआ है 0.5 मोल, 5 मोल निकालेंगे, 5 में इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा समथिंग ये माल निकल के आएगा m इंटू एन करेंगे तो मोलर द्रव्यमान कितना है हमारे पास N2 का कितना होता है 14, सॉरी मैंने लगता है ऊपर गलत बता दिया आपको, ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये जो मैंने बताया यहाँ पर वो सब नहीं होगा, गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। हाँ ये स्मॉल m, कैपिटल होता है आपका मोलर द्रव्यमान, कैपिटल M होता है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान यानी कि आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो N2 का जो N का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 14, कितना होता है 14, लेकिन N2 हैं कितने 2 हैं, तो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और निकालना कितना है, मोलों की संख्या हमारे पास कितनी है 0.5 0.5, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 ग्राम, कितना आ जाएगा 14 ग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार मान लीजिए कि जो अणु होता है, एक अणु H2O में कितने अणु हैं, एक H2O में, H2O मिलकर किससे बना है, मान लीजिए उसमें परमाणु कितने हैं, परमाणु तो 2 तरह के हैं, एक तो H यानी कि हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन O, लेकिन अणु कितने हैं, अणु तो भाई एक ही है ना, क्या मिलकर H और O से मिलकर बना क्या H2O, लेकिन क्या बना है उसका एक्चुअल में नाम क्या है, पानी का एक कण बना, उसे एक अणु बना। तो उसी हिसाब से एक मोल में H2O अणु कितने होंगे, तो 6 इंटू
022 इंटू 10⁻23 अणु। अब मोलर द्रव्यमान का क्या होता है, या फिर इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, ये सब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बस आपको मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो हमें उसका तत्व का नाम पता होना चाहिए कि यह कौन सा तत्व है, तत्व का नाम क्या है या फिर इसका प्रतीक क्या है, और दूसरा चीज़ है उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, जो कि हम आगे वाले चैप्टर से निकालना सीखेंगे। उसके लिए बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे की क्लास लेते रहिए। जैसे ही मैं आपको सारा बता दूंगा और वहाँ पर जाकर मैं आपको ये अवोगाद्रो संख्या, जो मोलर द्रव्यमान है, जो मोल संकल्पना है, दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, तो मुझे लगता है आपकी समझ में नहीं आएगा। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपको किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान का न पता होना, बस यही है। और ऐसा दूसरा कारण कोई नहीं है कि मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में। उनका कितना होता है, कितना परमाणु क्रमांक होता है, कितना आपका परमाणु द्रव्यमान होता है, कैसे होता है, उनकी संयोजकता क्या होती है, वो सब हम उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ की कोई प्रॉब्लम है कि सर हमें थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी, तो इसके जो लिंक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके अंदर हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, उसकी आप टेंशन ना लें। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं, फीडबैक भी दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वह हमारी सफल हो पाए। सो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और कल मिलते हैं आपसे हम सब लोग। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।